कक्षा 9वीं के हिंदी विषय में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य में कहानी का नाम है गुल्ली डंडा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी के पृष्ठभूमि में लेखक ने बताया है कि बच्चों का हृदय बड़ा निश्चल होता है, उनमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होते। जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं उनके भीतर भेदमूलक व्यवहार उनके व्यक्तित्व में झलकने लगते हैं। प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा इस खेल की पृष्ठभूमि में मनुष्य के इसी अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। बाल मन और जब बड़े हो जाते हैं तो किस प्रकार से उसके मन उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, इसी अंतर्द्वंद इसी विषय को लेखक प्रेमचंद जी ने इस कहानी में रखे हैं। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भाग में संकलित हैं। उनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ ही हंस माधुरी, जागरण जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर देखने को मिलता है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थवाद चित्रण है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। ये प्रेमचंद जी का छोटा सा जीवन परिचय था। अब हम कहानी की ओर आते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी की पृष्ठभूमि पर लेखक ने अपने विचार रखे हैं। लेखक कहते हैं कि जो गुल्ली डंडा है सभी खेलों का राजा बताएं गुल्ली डंडा को। अन्य खेलों में जैसे विलायती खेल में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों में सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर आप खेल पाओगे। लेकिन इस गुल्ली डंडा में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा और 2 आदमी भी इसमें खेल सकते हैं। लेकिन यदि कोई विदेशी खेल हो, विलायती खेल हो, सबसे पहले तो उसमें आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। बैट, पैड, बॉल आदि खरीदना पड़ेगा, तब आप कहीं उस खेल को खेल सकते हो। लेकिन गुल्ली डंडा में क्या है, एक छोटा सा डंडा काटे, डंडा बनाए और छोटा सा गिल्ली बनाए और 2 आदमियों के बीच खेल शुरू हो जाता है। तो लेखक ने इसीलिए इस गुल्ली डंडा को सभी खेलों का राजा बताया है। जैसे अन्य खेलों में कई लोग कहते हैं गुल्ली डंडा में आँख टूटने का या शरीर के किसी भाग में चोट लगने का डर रहता है, तो क्या अन्य खेलों में भी क्या नहीं रहता? क्या अन्य खेलों में भी रहता है। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया आदि कई खेलों में भी जिसे थापी अर्थात बैट से जो खेलते थे, आज वे उनके बैसाखी बन गए हैं। यदि बाल कहीं पर लगा है, जैसे क्रिकेट है या अन्य खेलों में जिस प्रकार से शरीर के किसी अंग को चोट पहुंचता है, तो
शरीर के का जो भाग जो है उसको हानि पहुंचता है। तो गुल्ली डंडा में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसी बात नहीं है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन क्या गुल्ली डंडा को इसीलिए बदनाम किया जाए कि उसमें आँख कान फटने का भय रहता है, ऐसा नहीं है। अन्य खेलों में भी ऐसी घटना घटित होता है, लेकिन गुल्ली डंडा में भी रहता है, लेकिन सावधानीपूर्वक खेला जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई चोटिल या दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए लेखक प्रेमचंद जी ने इसको गुल्ली डंडा इस खेल को सबसे अपने प्रिय खेल बताए हैं। तो हम इस कहानी की ओर आते हैं। मैं सारांश में बता रहा हूँ कहानी, आप लोग बाद में पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहानी ऐसा है कि यदि मैं पुस्तक देखकर आपको बताऊंगा तो आपके शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सारांश में इस कहानी को बता रहा हूँ। तो लेखक ने शुरू में ही बताया कि उनको गुल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक रहता था। बचपन में सुबह से लेखक जो है गुल्ली डंडा खेलने के लिए निकल जाते थे। न उनको पढ़ाई की चिंता, न खाने पीने की चिंता, किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं रहता था। घर वाले उनको खोजने में परेशान रहते थे, कहाँ गए हैं, स्कूल के समय हो गया, या उनके पिताजी सुबह के समय चौकी में उनके लिए चौकी में बैठकर जब उनको ढूंढते थे, रोटी चापते हुए उन पर बिगड़ते थे, उनकी माता की पहुंच घर के द्वार तक ही थी। तो इसी प्रकार बड़े उनके माता पिता उनको ढूंढने में बड़े परेशान रहते थे। और लेखक था कि गुल्ली डंडा खेलने में मस्त। एक दिन वैसे ही अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा एक दिन खेल रहे थे, और उनका जो मित्र का नाम था गया उनका मित्र था। एक दिन दोनों जने, लेखक और गया, दोनों ही गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गया उनको पदा रहे थे और लेखक पद रहा था। पदाना मतलब दाव लेना और पदना मतलब दाव देना। तो गया उनको पदा रहा था और लेखक पद रहा था। तो इस पदने पदाने में जिस प्रकार से दाव देने में कितना घरता है मन को, और दाव लेना दिन भर, यदि हम दाव लेते हैं तो दिन भर समय कैसे निकल जाता है पता नहीं रहता। लेकिन यदि दाव देना हो तो समय बड़ा कठिन में कटता है। तो ऐसे ही लेखक दाव दे रहे थे और गया जो उनका मित्र था दाव ले रहा था। यहाँ पर मैं गया की विशेषता बता रहा हूँ। गया एक ऐसा व्यक्ति था बचपन में, तो जैसे उनके बीच जो खेल होता था, उन छोटे छोटे रहते थे, तो गया जिसकी ओर आ जाते थे उनकी जीत निश्चित था। दूर से गया की स्वागत करने के लिए सभी बच्चे, सभी लड़के लोग उनकी ओर लपकते थे, उनका स्वागत करते थे कि आप हमारे साथी बनो, आप हमारे गट में रहो। इस प्रकार से गया को सभी पसंद करते थे। और गया गुल्ली डंडा खेलने में इतनी माहिर थे कि गिल्ली चाहे कैसे भी हो, कितनी भी दूर पर हो, चाहे गिल्ली पतला मोटा सपाट कैसे भी हो, और उनकी गया की हाथें इस प्रकार से जैसे किसी कीड़े पर छिपकली जैसे लपकता हो, वैसे ही गया की हाथ जो है गुल्ली पर लपकते थे। जैसे कोई बंदर जो है कहीं पर किसी पेड़ पर चढ़ना हो या कहीं लपकते थे किसी को, मतलब बंदर के हाथ की भांति गया के हाथ लंबे और
गुल्ली को उसी प्रकार से वो लपका करते थे और गया जिस भी तरफ खेलते थे उनकी जीत निश्चित था। तो मैं बता रहा था कि उस दिन गया और लेखक खेल रहे थे। गया दांव ले रहा था और लेखक दांव दे रहे थे। अब लेखक और गया के बीच में इस प्रकार से लेखक दांव देते देते थक गए थे, है ना। तो उन्होंने अब अनुनय विनय न करने का उन्होंने मतलब निश्चय किया और घर की तरफ भागने लगा। तो गया ने उसको पकड़ लिया और कहा कि जब तक दांव नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। तो लेखक कहते हैं कि चाहे शाम भी हो जाए रात भी हो जाए, हाँ जाने नहीं दूंगा। तो कल मैंने तुमको जो अमरूद दिया था उसको तो लेखक ने कल उनको अमरूद खिलाए थे, इसलिए खिलाए थे ताकि उनके जो उनका बाल मन था कि इस प्रकार से मैं यदि उनको खिलाया रहूँगा तो शायद कभी ये मुझसे दाम न ले। इसी उद्देश्य से शायद लेखक गया को अमरूद खिलाए थे। और उस समय जो पूरे 5 पैसे का जो अमरूद था शायद गया के माता पिता को भी नसीब नहीं था। तो लेखक ने गया से अमरूद मांगा तो गया ने कहा तो मैंने खा लिया, पेट में है। उन्होंने कहा निकालो। मैं कैसे निकालूंगा जब तक, तो फिर मैं जा रहा हूँ बोले। तो जब तक तू मेरा दाम नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा बोले गया। तो इस प्रकार से दोनों बीच में लड़ाई हो गया और लेखक ने गया के हाथ को काट लिया। तो गया ने उनके पीठ पर तान के डंडा लगाया। तो इस प्रकार से लेखक रोने लगा और गया को लेखक को रोते देखकर गया के मन में भी थोड़ा सा उनके मन में भी जब कोई भी रोते हैं तो उनके मन में दया आ जाती है। तो लेखक के मन गया के मन में थोड़ा सा दया आ गए और लेखक जो है रोते रोते थोड़ी दूर गया, अपने आंसू पहुँचे। और जब घर में पहुँचते समय बढ़िया मतलब किसी से कुछ नहीं हुआ, ऐसे हंसते हुए घर में गया। और इस प्रकार से इसी बीच लेखक के पिता का जो सरकारी नौकरी था उनका तबादला होने वाला था, ट्रांसफ़र होने वाला था। तो उनके माता पिता दुखी थे, ये सोच रहे थे कि जिस स्थान पर वे लोग थे उसमें आमदनी था, वो दूसरे जगह जाएंगे तो फिर। और साथ ही उस मोहल्ले में जितने भी लोग थे घरेलू मतलब घर के समान व्यवहार था। लेकिन लेखक जो है अपने पिताजी के जो तबादला इसको सुनकर बहुत प्रसन्न थे। हाँ, वे ये चाहते थे कि दूसरे स्थान पर जाएंगे, शहर जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े भवन महल जो होते हैं वहाँ देखने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। और वहाँ के इंग्लिश मीडियम के जो शिक्षक है किसी भी बच्चे को नहीं मारते थे, किसी को मारेंगे तो उनको जेल हो जाएगा, ऐसे उनके मन में ये था। इसलिए लेखक जो है उनके अपने पिताजी के तबादले से खुश थे, जबकि उनके माता पिता उसके तबादले से मतलब अपने तबादले से ट्रांसफ़र से खुश नहीं थे। लेखक खुश था। तो इस प्रकार से लगभग 20 वर्ष के बाद लेखक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर इंजीनियर बन गए और उनको वही कस्बे में जाना पड़ा जिस गांव में लेखक का बचपन गुजरा हुआ था। गए वहाँ पर डाक बंगला में रुके और तो लेखक वहाँ पहुँचते ही समझ गया था, उसका मन हो रहा था कि जो बचपन में जो खेले कूदे थे उस स्थान को देखना। लेकिन गांव में बहुत परिवर्तन हो चुके थे। जहाँ पर खंडहर था आज वहाँ पर बड़े बड़े घर या बड़े बड़े महल बन चुके थे। जहाँ पर बरगद का पेड़ था आज वहाँ पर बगीचा बना हुआ था। तो इस प्रकार से लेखक मन ही मन अपने पुराने मित्रों अपने साथियों को देखना भी चाहता था। तो देखने के लिए वह अपने घर से छड़ी लिए और घूमने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर गए तो
बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखकर लेखक को अपने बचपन के दिन याद आ गया। वह भी इस प्रकार से गुल्ली डंडा खेलता था और बचपन के दिन याद आ गए। और उनमें से किसी बच्चे को बुलाकर कहा कि क्या तुम गया को जानते हो? तो एक बच्चे ने कहा कि हाँ। तो लेखक ने कहा कि जा बुला करके ला, उनको बुला करके लाना, मैं बुला रहे करके बोलना। तो बच्चे ने गया और गया को बुला करके लाया। गया को दूर से देखते ही लेखक पहचान गया। 5 फुट का जो काले रंग का जो आदमी आ रहा था, तो उनको देखते ही लेखक पहचान गए थे। लेखक उनको चाहते थे कि उनसे गला लगे, लेकिन गला लग करके उनसे मिले, लेकिन अपनी जो सरकारी अफसर बनने का जो उनको ये था, उनको रोक लिया और वह उनसे गला नहीं मिल पाया। और गया के आते ही लेखक ने पूछा, गया क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो गया ने कहा, क्यों नहीं पहचानूंगा साहब। तो लेखक ने पूछा, क्या हमको याद आती थी? क्या हम लोग को याद करते थे? तो हमारी इतना औकात कहाँ कि बचपन में खेल लिए, जो खेलने का सौभाग्य मिला वही था, हम आप जैसे आदमी को कैसे याद करेंगे? तो इस प्रकार से दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। लेखक ने अपने पुराने मित्रों के बारे में पूछा, दुर्गा और तो गया ने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर डाकिया बन गए, पोस्ट मास्टर बन गए हैं, और कुछ लोग एक जने का मृत्यु हो गया है। इस प्रकार से गया ने लेखक को बताया। तो लेखक का मन कर रहा था, प्रेमचंद जी का मन कर रहा था कि बच्चों को देख करके कि गुल्ली डंडा खेले। लेखक ने कहा कि चलो आपका एक पुराना हिसाब देना बाकी था, आपको दाव देना बाकी था, इसलिए चले आज गुल्ली डंडा खेलने के लिए। तो गया खेलना नहीं चाहता था, उनको तो अपनी काम में ही फुर्सत नहीं मिलता था या खेलता नहीं था। तो फिर भी अब लेखक कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने यहाँ पर न खेल मतलब यहाँ पर न खेल करके किसी दूर स्थान पर गए, 2 मील दूरी से जो तालाब के किनारे पर गए। वहाँ पर तालाब से पहले बचपन में वे लोग कमल के फूल निकाल करके वो घंटी बना करके मतलब खेला करते थे। ऐसे जो है उस दूर स्थान पर गए, लेखक तुरंत एक कुल्हाड़ी पकड़ लिए थे, एक वृक्ष से डंडे काट लिए और गुल्ली बना लिए, और फिर दोनों के बीच शुरू हो गया। अब खेलना शुरू प्रारंभ हुआ। तो किस प्रकार से पहले गया बचपन में किसी भी प्रकार की धांधली को, किसी भी प्रकार के खेल में धांधली को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज गया लेखक के एक बार नहीं कई बार लेखक ने धांधली किया, कई बार उनको धोखा दिया और कई बार उनसे साफ इनकार कर दिया कि नहीं, गिल्ली तो डंडे से लगा ही नहीं है। टन की आवाज़ आया, फिर भी आवाज़ भले आए लेकिन लगती थोड़ी देखें। ऐसे एक बार क्या कई बार, लेकिन गया जो है उनके धांधली को मान गया और कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, होगा। और फिर लेखक ने कहा कि अब आपकी बारी है, अब दाव ले लो। तो गया ने कहा कि नहीं, अब कल होगा। तो लेखक ने कहा कि कल यदि समय रहेगा तो ज़्यादा मतलब दाव देना पड़ेगा, इसलिए आज के हिसाब आज ही कर लो, ऐसे कहा। तो फिर भी एक दो बार में ही जो गुल्ली जो है उनके डंडे से लग करके मतलब गोले में आ जाता है और लेखक को ज़्यादा दाम देना नहीं पड़ता है। वापसी के समय लेखक ने गया से कहा, गया ने वापसी के समय
वापसी के समय लेखक ने गया से कहा कि कल क्या कर रहे हो, कल अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके कल मैच हो सकता है क्या। तो गया ने कहा हाँ, कल अपने मैं सभी पुराने साथियों को इकट्ठा करके कल यहाँ पर मैच कराएंगे, कल मैच होगा। इस प्रकार से अपने 10-12 मित्रों को इकट्ठा करके गया ने दूसरे दिन शाम के समय इसी प्रकार से खेल शुरू किया। और जिस प्रकार से बचपन में गया किस प्रकार से वो खेल खेलते थे, उसी प्रकार आज जो है उनका खेल दिखाई दे रहा था। लेकिन पहले दिन किस प्रकार से गया ने लेखा को खिलाया था और आज उसके खेल में किस प्रकार से सुधार हुआ था, या पहले दिन गया ने लेखा को उनके अवसर बनने पर उनको खिला रहा था, खेल खिला रहा था, लेकिन आज गया अपने उन मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे। चूँकि लेखक आज खेल नहीं खेल रहा था, लेखक गाड़ी में बैठ करके उनका खेल देख रहा था, तो लेखक को अनुभव हो रहा था कि कल के खेल और आज के खेल में आसमान का अंतर है। कल जैसे यदि आज जैसे खेल में यदि कल जैसे खेल गया खेलता तो बिल्कुल जो है लेखक को रुला देता। एक व्यक्ति के साथ गया और एक व्यक्ति के साथ तनातनी हो गया, झगड़ा हो गया, तो गया ने उनको बिल्कुल दबा के कहना चाहिए, उनको मनवाया और व्यक्ति माने भी। तो ऐसा जो है कल के खेल, जो कल का खेल हुआ था, आज का खेल में वो देखने को नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार से बचपन में जो गया खेल खेलता था, आज उसी प्रकार से खेल नहीं हो रहा था, बल्कि कल गया ने लेखा को खेल खिलाया था, क्योंकि लेखा जो बहुत बड़ा साहब बन गया था, यदि उनसे उसी प्रकार से दांव लेता तो क्योंकि बहुत बड़ा साहब बन गया था, उसी प्रकार से यदि लेखक से दांव लेता तो गया के लिए ठीक नहीं होता था। तो लेखक कहते हैं कि इस गया ने तो कल मुझे अपने लायक मुझे समझा ही नहीं। लेखक मतलब ये अनुभव करते हैं, कहते हैं कि कल गया ने मुझे अपने बराबर नहीं समझा। यदि गया ने कल मुझे अपने बराबर समझता तो कल मुझे इस प्रकार से सिर्फ गया तो कल मुझे सिर्फ खेल खिला रहा था। यदि इसी आज जैसे खेल खेल रहा है, यदि ऐसे कल खेलता तो मैं तो बिल्कुल रो देता। उनके बचपन के दिन याद आ गए थे और इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि आज गया और लेखक के बीच में जो अंतर रह गया है कि जो गया लेखक जो साहब बन गया है और गया जो अपने खेल में इस प्रकार से सुधार करके जो सही खेल खेल रहा था, और लेखक जो साहब बन गया था, तो इसलिए दोनों के बीच में जो अंतर आ गया था और गया ने उसको अपने लायक नहीं समझा था। लेखक कहते हैं इसलिए गया ने लेखक को अपने बराबरी अपने लायक नहीं समझा था, इसलिए कल उनसे मनोरंजन जैसे खेल खिला रहे थे। और जैसे आज जो खेल खेल रहा था गया, उसी प्रकार से यदि लेखक को खिलाया होता तो बिल्कुल जो है लेखक बिल्कुल हार गया होता। कल कितना बार लेखक ने धांधली किए, फिर भी गया ने उनको कुछ नहीं बोला। तो ये कहानी में इसी अंतर्द्वंद को प्रकट किया है कि किस प्रकार से बचपन में बच्चों के मन में जो निश्चलता की भावना होती है, किसी भी प्रकार के छल नहीं रहता, लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं, गया में जो समझदारी आ गया है और लेखक के मन में भी जो उस प्रकार जो बचपन में जो धांधली करते थे उसी प्रकार से आज किया, तो गया ने कुछ नहीं बोला। तो यही अंतर्द्वंद इस पाठ में बताया गया है। और गुल्ली डंडा को सभी खेलों का राजा और सबसे अच्छा खेल बताया। इसमें किसी प्रकार का कोई न तो खर्च लगता है, और ये हमारे गांव के पारंपरिक खेल हैं। ऐसे खेलों को जीवित रखना, ऐसे खेलों को जागृत रखना, नहीं तो फिर किसी समय ऐसा आएगा कि आजकल के बच्चे क्या गुल्ली डंडा होता है नहीं जानेंगे। तो इसी हमारे जो पारंपरिक खेल है, परंपरागत जो खेल है,
गुल्ली डंडा के प्रति लेखक ने अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ अपने मन के भाव को भी व्यक्त किए हैं। तो ये कहानी सारांश में है, आप लोग इस कहानी को और अच्छे से पढ़ लेंगे और इनके प्रश्न उत्तर कल बताएंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।